तो दोस्तों ये मैं आ गया जीएसटी पोर्टल पे और कर लिया है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद ये क्लाइंट का डैशबोर्ड आ गया। चलिए बताते हैं आपको कि कैसे यहाँ पे आप अपने रिटर्न जीएसटीआर1 को, जो न्यू जीएसटीआर1 है उसको फाइल करेंगे। सबसे पहले आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे आना पड़ेगा। देखो रिटर्न डैशबोर्ड का बटन यहाँ पे है, लेकिन आपको रिटर्न डैशबोर्ड का बटन यहाँ भी दिख जाता है। सर्विस में जाके, रिटर्न में जाके और रिटर्न डैशबोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, आपको मंथ सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नवंबर महीने की फाइल करने वाला हूँ। नवंबर सेलेक्ट कर लिया, सर्च पे क्लिक कर दिया। ठीक है, सर्च पे क्लिक करने के बाद R1 को फाइल करने की दो मेथड है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन में ज्योसन फाइल को अपलोड करते हैं और ऑनलाइन में आप डिटेल्स को ऐड करते हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं फॉर्म का। हालांकि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन क्विकली एक प्रीव्यू देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको अपने B2B इन्वॉइसेस को दिखाना है टेबल 4A 4B 6B और 6C के अंदर। ठीक है, 5A में दिखाना है आपको B2C वाले इन्वॉइस जो लार्ज है। एक्सपोर्ट वाले इन्वॉइस 6A में दिखाना है। 7 वाले में B2C जो स्मॉल इन्वॉइस है या अदर इन्वॉइस है। नील रिलेटेड वाली सप्लाई आपको यहाँ पे दिखाना है 8A 8B 8C और 8D के अंदर। और 9B में क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जो रजिस्टर्ड पर्सन को इशू किया है, जो रजिस्टर्ड पर्सन को इशू किया है। 9B के अंदर एक और है 9B, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन से डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किया है अगर आपने उनको, तो इसकी डिटेल यहाँ पे देंगे। एडवांस रिसीव किया, उस पर टैक्स लायबिलिटी बनी है तो 11A1 और 11A2 के अंदर डिटेल देंगे। 11B1 11B2 में एडजस्टमेंट है कोई एडवांस से रिलेटेड, उसकी डिटेल। और 12 में एडजस्टमेंट की समरी और 13 में डॉक्यूमेंट जो आपने इशू किया उसकी डिटेल आप देंगे। ठीक है, अगर आप मैनुअली यहाँ पे कर रहे हैं तो टेबल पे जाके बस आपको ऐड डिटेल पे जाके अपने रिकॉर्ड्स को ऐड करना होगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास इन्वॉइसेस की जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्वॉइसेस हैं, इसलिए मैं यहाँ पे मैनुअल एंटर करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैं ज्यूसन फाइल को ऑफलाइन टूल का यूज़ करके उसके अंदर डिटेल्स को बना के अपलोड करूँगा। बताऊँगा कैसे होगा। देखो नीचे वाली टेबल में यहाँ पे अमेंडमेंट्स की डिटेल जाती है आपकी। अगर आपकी कोई B2B से रिलेटेड अमेंडमेंट है, मतलब किसी में आपने चेंज किया इनवॉइस के अंदर, सेल्स के अंदर, जैसे बिल नंबर, ठीक है, सेल का अमाउंट हो गया, GST नंबर हो गया, टैक्स का अमाउंट हो गया, तो आप यहाँ पे अमेंडमेंट वाली डिटेल्स के अंदर उसकी डिटेल्स को भरते हो। 9A के अंदर B2B से रिलेटेड अमेंडमेंट है। 9A के अंदर यहाँ भी एक 9A है, लेकिन ये B2C से रिलेटेड है, जो लार्ज इनवॉइस है उससे अमेंडमेंट है। 9A में यहाँ पे अमेंडमेंट है रिलेटेड इनवॉइस से, जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेड या जो एक्सपोर्ट इनवॉइस है उससे रिलेटेड है। 9C में अमेंडमेंट है यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट, जो रजिस्टर्ड पर्सन को इशू किया उससे रिलेटेड अमेंडमेंट, और यह अनरजिस्टर्ड पर्सन को इशू किया उससे रिलेटेड अमेंडमेंट। यहाँ B2C है, ये अदर्स वाला है, मतलब स्मॉल इनवॉइसेज जो है B2C अदर्स, उसकी अमेंडमेंट यहाँ पे करेंगे। एडवांस से रिलेटेड अगर कोई अमेंडमेंट है टैक्स लायबिलिटी की, उसको यहाँ पे अमेंडमेंट करेंगे। या अमेंडमेंट है एडजस्टमेंट जो किया है एडवांस का, उससे रिलेटेड अमेंडमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। बस न्यू GSTR उनके यही फॉर्म है। यहाँ पे डाउनलोड हिस्ट्री दिखता है आपको, ई इनवॉइस से रिलेटेड अगर जो भी डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करते हो। चलिए मैंने आपको बता दिया एक क्विक प्रीव्यू न्यू GSTR फॉर्म का। अभी क्या करते हैं, चलिए इसको अपलोड करते हैं फटाफट। सिंपली आपको क्या करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, नवंबर पे सेलेक्ट कर लिया और प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाके यहाँ पे ज्यूसन फाइल को अपलोड करेंगे। लेकिन ज्यूसन फाइल पहले बनाना होगा। तो ज्यूसन फाइल कैसे बनाना होगा, देखो डाउनलोड पे आके, टूल पे आके, रिटर्न ऑफलाइन टूल पे जाके यहाँ से आपको ऑफलाइन यूटिलिटी को कर लेना है डाउनलोड। वर्जन 3.1.2 का नया वर्जन आ गया है, इसको आप डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, इसलिए मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं ये मैंने कर लिया है इस टूल को ओपन, 3.1.2 का वर्जन। दोस्तों जब ये टूल डाउनलोड करेंगे, जैसे ऑफलाइन टूल डाउनलोड करेंगे, तो इसी की फाइल में एक आपको GSTR1 वर्कबुक दिखता है। इसके अंदर अपनी GSTR1 को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एक्सेल फाइल है, इसके अंदर अपने R1 को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके B2B इनवॉइसेस है तो B2B इनवॉइसेस की डिटेल आप B2B वाले सेक्शन में भर देंगे। ठीक है, या B2C इनवॉइसेस है तो B2C इनवॉइसेस की डिटेल B2C वाले सेक्शन में भर देंगे। ये देख सकते हैं, ये एक वर्कबुक है जिसके अंदर अपने इनवॉइसेस को डिक्लेयर करोगे इसी फॉर्मेट में, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताया गया है। ठीक है, ये एग्जांपल के थ्रू बताया गया है। इनके डिटेल्स को आप हटा लेना, डिलीट कर लेना। उसके बाद इसी फॉर्मेट में आप इस एक्सेल के अंदर डिटेल भर लेना, अगर आप फ्री यूटिलिटी का यूज़ करना चाहते हैं तो। या फिर अगर आप कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं जो आपकी एक्सेल फाइल को बना के देता है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है और ये मैंने टैली से बनाया हुआ है। ठीक है, टैली से एक्सपोर्ट किया है GSTR1 की शीट को। ठीक है, हो सकता है कि आप अदर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो जैसे क्लियर टैक्स, बिजी। ठीक है, तो उससे जो भी R1 की शीट बनेगी उसको ऐसे एक्सेल में कर लेना आप। एक्सेल में करने के बाद क्या करना है, इस यूटिलिटी पे आना है, न्यू इनवॉइसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले GSTR1 सप्लायर का GST नंबर लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं।
ये सप्लायर का जीएसटी नंबर लिख लिया, फाइनेंशियल ईयर 21-22 ले लिया, यहाँ से मंथ ले लेंगे, नवंबर के मंथ की R1 की फाइलिंग कर रहे हैं, नवंबर ले लिया। क्या आप SEZ टैक्स पेयर है? नहीं, नो पे क्लिक कर लिया। बोलते क्या क्वार्टरली फाइलर है? नो, नो पे क्लिक कर लिया। बोलते कि क्या आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर? यस, 5 करोड़ से ज़्यादा है। अभी प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। जो जो हमने डिटेल भरी है उसका एक प्रीव्यू आपको दिखाई देगा, इसको कर देना है कन्फर्म। उसके बाद इंपोर्ट एक्सेल पे जाना है, और जहाँ पे एक्सेल फाइल को हमने सेव किया हुआ है एक्सपोर्ट करके अपने सॉफ्टवेयर से या इस एक्सेल टूल के अंदर अगर आपने बनाया है ऑफलाइन टूल के अंदर, तो इंपोर्ट करेंगे इसके अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये टैली से बनाया हुआ R1 है, एक्सपोर्ट किया हुआ है, इसको इंपोर्ट करूँगा इसके अंदर। ओपन पे क्लिक कर लेते हैं, यस कर देते हैं। देख सकते हैं सारी डिटेल सक्सेसफुली एडेड हो गई है। व्यू समरी पे क्लिक करेंगे। ये समरी आप चेक कर लेना कि समरी सही आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। अभी क्या करना है, जनरेट फाइल पे क्लिक करेंगे, ये हमारी जियोसन फाइल को बना देगा। देख सकते हैं जियोसन फाइल को उसने बना दिया। अब मैं इसको कर लूँगा सेव। दोस्तों ये मैंने इस जियोसन फाइल को कर लिया सेव। अभी क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ से फिर से आप सर्विस में जाके रिटर्न में जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड में आएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड में आने के बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ से नवंबर महीना मैंने सेलेक्ट कर लिया, सर्च पे क्लिक करूँगा और यहाँ से प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाऊँगा। प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाने के बाद चलिए जियोशन फाइल को अपलोड कर लेते हैं। और जो हमने जियोशन जनरेट किया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं अपलोड हो गया, प्रोसेस में है, क्लिक करेंगे, देख सकते हैं प्रोसीड हो गया, ठीक है। मतलब कोई भी एरर नहीं है। बैक टू रिटर्न फॉर्म पे आएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड पे आएंगे और यहाँ से मंथ को सेलेक्ट करेंगे। नवंबर सेलेक्ट कर लिया, सर्च पे क्लिक कर दिया। सर्च पे क्लिक करने के बाद सिंपली क्या करना है, प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाना है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाने के बाद ये देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो आ गए। टोटल 28 डॉक्यूमेंट है, 28 इनवॉइस है B2B के अंदर, और 4 है हमारा क्रेडिट नोट का, और HSN समरी 4 है, और 2 डॉक्यूमेंट है, एक B2B इनवॉइस का हो गया और एक क्रेडिट नोट के डॉक्यूमेंट इशू किया है हमने, तो 2 सीरीज़ के डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं B2B इनवॉइसेस के डॉक्यूमेंट। अभी देखते हैं ये है B2B इनवॉइसेस के डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर सभी इनवॉइसेस प्रोसीड हो गया है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें दिख नहीं रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो वैल्यूज़ है हमें वैल्यूज़ दिख नहीं रही है। क्या करते हैं, एक बार GSTR1 की समरी को कर लेते हैं जनरेट। GSTR1 की समरी जनरेशन जो है प्रोसेस में है। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हैं समरी जनरेशन इन प्रोग्रेस। समरी हमारी यहाँ पे जनरेट हो गई। अब आपको वेरीफाई करना है, वैल्यूज़ यहाँ पे आती नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं वेरीफाई करना है तो सिंपल है, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने PDF को देख लेंगे, क्योंकि जो वैल्यूज़ है वहाँ दिख नहीं रही है। तो क्या करेंगे, PDF पे आके आप प्रीव्यू को देख लेना, जिससे आपकी वैल्यू वेरीफाई हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे वैल्यू मैच करते हैं। वैल्यू मैच करने के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा अपने रिकॉर्ड्स को। जैसे 28 रिकॉर्ड B2B इनवॉइसेस के अंदर है, यानी 28 मेरे B2B इनवॉइसेस है, जिसका टोटल वैल्यू ये है। बिल्कुल सही है, ओके है। टैक्सेबल वैल्यू ये है, टैक्सेबल वैल्यू भी ओके है, मैच है। और ये हो गया IGST भी मैच है, और ये हो गया CGST भी मैच है, ठीक है। अभी नीचे आएंगे, नीचे आके आपको क्रेडिट नोट दिख जाएगा जिसकी टोटल वैल्यू ये है, मैच है। टैक्सेबल वैल्यू ये है, ये भी मैच है। और यहाँ पे CGST है और SGST है, बिल्कुल मैच है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको HSN समरी दिखती है। HSN समरी चेक कर लेंगे, HSN समरी भी बिल्कुल ठीक है। ये IGST हो गया, ये IGST भी ठीक है, और ये CGST हो गया, SGST हो गया, ठीक है। 32 रिकॉर्ड है हमारे। डॉक्यूमेंट 2 तरह के इशू किए गए हैं, 28 B2B इनवॉइसेस है और 4 क्रेडिट नोट है। टोटल 32 डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारी जो समरी है वो आपको देखने को मिलेगी GSTR1 की, न्यू GSTR1 में। यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन आप प्रीव्यू पे जाके अपने वैल्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही है। पहले पुराने फॉर्म के अंदर जो पुराना GSTR1 था वहीं यहीं पे वैल्यूज़ दिखाता था, अब आपको यहाँ वैल्यू नहीं दिख के PDF के अंदर दिख जाएगा। तो PDF के अंदर जाके आपको प्रीव्यू पे क्लिक करके अपने वैल्यूज़ को वेरीफाई करना है, ठीक है दोस्तों। मेरी वैल्यू ठीक है, सब कुछ ओके है। अभी इस पर क्लिक करूँगा एक्नॉलेज पे, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है।
यहाँ से मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, हमारी R1 जो है वो सबमिट हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर कुछ भी लगता है आपको गलती हुई है या कुछ भी मिस्टेक हुई है तो रीसेट वाले बटन पे क्लिक करके आप उसको रीसेट करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, लेकिन सबमिट और फाइल होने से पहले आपको करना होगा। अभी स्टेटस देख सकते हैं, सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद रीसेट का बटन डिसेबल हो गया, अब केवल फाइल कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी आप नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं इनवॉइस अपलोड करने के बाद तो समरी दोबारा से रीजनरेट कर लेना। अभी क्या करना है, फाइल रिटर्न पे जाएंगे। फाइल रिटर्न पे जाने के बाद यहाँ से ऑथराइज सिग्नेचरी को सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हमने क्लिक किया और यहाँ से ऑथराइज सिग्नेचरी सेलेक्ट करने के लिए तुरंत ही आ गया। पहले वाले फॉर्म के अंदर बहुत लंबा टाइम लगता था। ठीक है, पहला वाला जो GST-R1 था उसमें सबमिशन जब हम करते थे अपने R1 को तो दिखाता था कि अभी सबमिशन में ही है और बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। अभी देख सकते हैं तुरंत ही हो गया। तो ये नए फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा, नए GST-R1 के अंदर। ऑथराइज सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे R1 फाइल कर सकते हैं आप OTP या DSC का यूज़ करके। जैसे मैं यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करके फाइल कर रहा हूँ। फाइल विद DSC पे क्लिक किया, प्रोसीड कर दिया। ये देखते हैं ऑथराइज सिग्नेचर ले लिया, साइन पे क्लिक करेंगे। चलिए कोड लिख लेते हैं। कोड लिख लिया, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा यहाँ पे GST-R1 फाइल हो गया। इसका ARN नंबर ये मिल गया। तो दोस्तों ऐसे आपको GST-R1 फाइल करना है, न्यू GST-R1 फाइल करना है GST पोर्टल पे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे GST-R3B को फाइल करेंगे इन केस ऑफ ऑटो टैक्स लाइबिलिटी एंड ITC। हाँ जी दोस्तों, जिस केस में आपके पास ऑटो लाइबिलिटी आ रही है और ITC आ रहा है, मतलब कि आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है ऑटोमेटिक ही उठ के आ रहा है R1 से और ITC GST-R2B से, तो उस केस में कैसे GST-R3B को फाइल करेंगे आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों ये मैं आ गया GST पोर्टल पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे फाइल करेंगे। सबसे पहले फाइल रिटर्न पे आएंगे। फाइल रिटर्न पे आने के बाद यहाँ से टैक्स पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि रिटर्न पीरियड मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ नवंबर मंथ की फाइल करने वाला हूँ। सर्च पे क्लिक किया और यहाँ पे जब आप ऑटो GST-R3B फाइल कर रहे हैं उससे पहले आपका R1 फाइल होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे R1 फाइल है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद जो आपके पास टेबल्स आती थी जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते थे वो अब नहीं पूछेगा ऑटो टैक्स लायबिलिटी के अंदर और ITC के अंदर। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ पूछेगा कि क्या आप नील की फाइल करना चाहते हैं, यस या नो कर सकते हो। तो मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि मेरी नील की रिटर्न नहीं है। नो कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये बोलता है कि जो आपकी R1 है, मतलब कि जो 3.1 के अंदर लाइबिलिटी उठ के आएगी ABCE के अंदर या 3.2 में, वो आपकी R1 से उठ के आएगी और 3.1D के अंदर GST-R2B से उठ के आएगी। 3.1D कौन सी है, रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई जो है। उसके बाद जो टेबल 4 के अंदर इनपुट क्रेडिट है वो आपकी GST-R2B से उठ के आएगी। चलिए क्लोज कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी टेबल आ चुकी है। जिस टेबल की जरूरत नहीं है वो भी टेबल है, जैसे एग्जाम सप्लाई है, नॉन GST सप्लाई भी है। इसको आप बंद नहीं कर सकते थे, पहले बंद कर सकते थे, ऑप्शन होता था कि कौन कौन सी टेबल चाहिए। सबसे पहले बात कर लेता हूँ टेबल 3.1 जिसके अंदर हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लेबल टू रिवर्स चार्जेस। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी आ गई। यहाँ पे B2B और B2C सप्लाई दोनों ही इकट्ठे आती है। हालांकि मेरी यहाँ पे जो सप्लाई है टोटली B2B वाली है, तो B2B वाली सप्लाई आ गई। ठीक है, उसके बाद आपको आपकी जो भी सप्लाई होती है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि ये ऑटो आ रहा है, तो अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा सप्लाई जैसे RCM वाली सप्लाई है, आपने इन्वर्ट सप्लाई लिया जिसके ऊपर RCM पेबल बनता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई वैल्यू रेड में हो जाती है, जैसे कि मैंने RCM वाली सप्लाई लिखी और यहाँ पे वैल्यू रेड में हो गई, उसका टैक्स लिखा तो रेड में हो गया, तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि RCM के अंदर हम सेल्फ इन्वॉइसिंग करते हैं और सेल्फ ही टैक्स लायबिलिटी दिखाते हैं। ये हमारी R1 में नहीं होता है, R1 में हम इसे रिपोर्ट नहीं करते हैं। 3B में 3.1D के अंदर रिपोर्ट कर दिया और नीचे जाके हम RCM वाली लेते हैं सप्लाई, RCM वाले ITC को लेते हैं। कहाँ पे लेते हैं RCM वाले ITC को? 4.3 के अंदर लेते हैं, टेबल 4 के तीसरे कॉलम के अंदर लेते हैं हम। यहाँ पे टेबल 4 के अंदर तीसरा वाला जो पॉइंट है वहाँ पे लेते हैं 3A के अंदर RCM वाली सप्लाई का ITC। ठीक है, तो आपकी अगर कोई RCM वाली सप्लाई है अगर रेड में हो जाए तो उसको इग्नोर कर देना है, आप ले लेंगे उसे कंफर्म कर लेंगे। इसके लिए GSTN ने एडवाइजरी भी दी है कि इसके ऊपर जो टेक्निकल टीम है वो वर्किंग में है और जल्दी इसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा, क्योंकि RCM जो है हम सेल्फ ही दिखाते हैं अपनी लाइबिलिटी, जितनी हमने RCM रिसीव करी है, RCM वाली सप्लाई रिसीव करी है, और उसके ऊपर ITC टैक्स लाइबिलिटी लेके ITC क्लेम कर लेते हैं। ठीक है, और उसके अंदर सेल्फ इन्वॉइसिंग करनी होती है।
तो इसको आप यहाँ पे ले सकते हैं अगर वैल्यू रेड में भी हो जाए चाहे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से कंफर्म करना है, ओके कर देना है। नेक्स्ट सीट पे आएंगे 3.2 वाली B2C सप्लाई। अगर B2C सप्लाई है आपकी तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर आपने R1 में रिपोर्ट कर दिया होगा तो ये आपकी ऑटो उठ के आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं ITC के बारे में। एलिजिबल ITC ये हमारी GSTR 2B से उठ के आएगी। देख सकते हैं मेरी यहाँ पे ITC GSTR 2B से उठ के आ चुकी है ऑटोमेटिक ही। ठीक है, और अगर आपकी RCM वाली सप्लाई रहती है जिसके आपने ऊपर रिपोर्ट कर दिया है उसके ऊपर ITC रहता है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर मैं लूँगा तो रेड में हो जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। जो आपकी बुक्स के अंदर ITC है करंट में वो आप ITC ले सकते हैं। करंट टैक्स पीरियड के अंदर जो जितनी बुक्स के अंदर ITC है RCM वाली, इसके ऊपर इनकी जो टेक्निकल टीम है GSTN की वो भी वर्किंग में है। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से कंफर्म कर देना है, ओके कर देना है। टैक्स लायबिलिटी हो गई, ITC आ गया, दोनों ही चीज़ें आ चुकी हैं। अब नीचे मेरी यहाँ पे एग्जाम सप्लाई है, नील GST सप्लाई नहीं है और लेट फी भी नहीं है। ओके हो चुका है। मैं यहाँ पे अपनी GSTR 3B को सेव कर देता हूँ। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं हम। ये मेरी लायबिलिटी होगी और यहाँ पे इतना ITC से यूज़ करके पे कर रहा हूँ और बचा हुआ जो बैलेंस है वो यहाँ पे कैश लेजर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको सेटअप कर देते हैं। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यस कर देंगे, सेटअप हो चुकी है। सेटअप हो गई। अभी क्या करना है, प्रोसीड टू फाइल पे जाना है। प्रोसीड टू फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद ऑथराइज सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे DSC से मैं साइन करूँगा। तो DSC से फाइल करने से पहले आपको यहाँ पे DSC क्रोम पे काम नहीं करता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप मेरी वेबसाइट पे आ जाना। यहाँ पे आपको जो कोड है वो एक कोड मिलेगा, उस कोड को आपको पेस्ट करना होगा उठा के। ठीक है, जैसे कि मैं आ गया वेबसाइट पे और यहाँ से सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको लिखना होगा फेल टू इस्टेब्लिश लिखना है। उसके बाद इस पर एंटर कर देना दोस्तों, और एंटर करने के बाद यहाँ पे जो है आपको वो की मिल जाएगी, वो लिंक मिल जाएगा जिससे आपका DSC एक्टिवेट हो जाए और इजीली साइन हो जाए। तो इसको कॉपी कर लेंगे, जैसे कि मैंने ये कॉपी कर लिया और यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ये देख सकते हैं, ये ऐसे पेस्ट कर दिया। उसके बाद रीलोड कर देंगे, ये ओके हो गया। अभी आपको क्या करना है, DSC लगाना होगा। पहले एक बार रिफ़्रेश कर लेना, फिर से आ जाते हैं एक बार फाइल रिटर्न पे। फाइल रिटर्न पे आने के बाद यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ नवंबर मंथ, सर्च पे क्लिक किया। उसके बाद फाइल GSTR 3B पे आ गए और उसके बाद मैं यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट हो चुकी है, प्रोसीड टू फाइल पे आ जाएंगे। प्रोसीड टू फाइल, यहाँ से ऑथराइज सिग्नेचर को सेलेक्ट किया और उसके बाद फाइल विद DSC प्रोसीड कर दिया और यहाँ से सेलेक्ट करके साइन पे क्लिक कर दिया। ये हो गया दोस्तों, ओके। और इस प्रकार से हमने अपनी GSTR 3B को फाइल कर लिया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो ITC होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो 2B से उठ के आता है, तो आपको रिकन्सिलेशन ज़रूर बनाना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि जितना 2B से आएगा उतना ही ITC आप ले सकते हैं और उसका 10% और ले सकते हैं। इसीलिए अब आपको 2B को फॉलो करना है। ध्यान रखना, आप जो अपने बुक्स की मैचिंग करेंगे 2B से मैचिंग करेंगे, अपने परचेज रजिस्टर को 2B से मैच करके ही ITC लेंगे जब आप 3B फाइल करेंगे तो, क्योंकि अब ये ऑटो उठ के आ रहा है। वैसे में दोस्तों आपको 2B को मैच करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि बिना मैचिंग के अब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आपको जो ऑटो GSTR 3B आएगी फाइल करनी होगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कीजिए RTS प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट GST और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम गाइस। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ GSTR 4 के बारे में। हाँ जी दोस्तों, कैसे GSTR 4 फाइल करना है आज मैं आपको बताऊंगा, तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पोर्टल पे आना है, लॉगिन कर लेना है, फिर उसके बाद आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे आना है। मैं आपको यूज़र मैनुअल के थ्रू बता रहा हूँ कि कैसे आपको GSTR 4 फाइल करना है। तो जैसे ही लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखते हैं। रिटर्न में आने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे आएंगे।
ठीक है। रिटर्न डैशबोर्ड में आने के बाद इस तरह से रिटर्न खुल जाएगी। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर, फिर रिटर्न पीरियड, फिर सर्च पे क्लिक करना है। हालांकि बात करूँ GSTR 4 को एनुअली कर दिया है, पुरानी रिटर्न 17, 18 और 18-19 के लिए आप क्वार्टरली ही भरेंगे, ठीक है। तो एनुअली वाला जो फॉर्म है GSTR 4 अभी पोर्टल पे नहीं आया है। जैसे ही आता है मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से जरूर लेके आऊँगा। इस वीडियो के अंदर मैं क्वार्टरली बता रहा हूँ, तो पुरानी अगर आपकी GSTR 4 रह गई है तो आप इस तरह से फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ से फाइनेंशियल ईयर ले लेंगे, रिटर्न पीरियड ले लेंगे, उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे रिटर्न GSTR 4 दिख जाएगी। यहाँ पे 4 है, ऑटो ड्राफ्ट जो आती है वो होती है, ठीक है। तो 4 दिख जाएगी, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। देखो ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है, क्या आप नील की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। अगर आप नील की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो यस करके आप नील की GSTR 4 को फाइल कर सकते हैं। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, ना इनवर्ड ना ही आउटवर्ड, कोई भी लेट फीस नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो नील की रिटर्न को आप फाइल कर सकते हैं GSTR 4 की। उसके बाद बात करूँ, अगर आपके नील की रिटर्न नहीं है तो यहाँ पे जो ऑप्शन आप यस करेंगे वो टेबल आ जाएगी। जैसे पूछता है कि क्या आपकी इन्वर्ट सप्लाई है अदर देन रिवर्स चार्ज वाली, यस कर लिया, ठीक है। क्या आपकी इन्वर्ट सप्लाई है रिवर्स चार्ज वाली, यस कर लिया। क्या आपने सप्लाई रिसीव करी है, ठीक है, किससे, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उसकी डिटेल यस कर लिया। क्या आपने इंपोर्ट किया सर्विस का, तो उसकी डिटेल को यस कर लिया, ठीक है। फिर क्या आपने कोई अमेंड किया है इन्वर्ट सप्लाई को जो कि रिपोर्टेड है 4A में, यस कर लिया। मतलब जो टेबल चाहिए यहाँ से आपको यस नो करके टेबल ले सकते हैं। टेबल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी टेबल क्या क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम 1 by 1 करके समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक करके टेबल। पहली टेबल आती है 4A 4B इन्वर्ट सप्लाई, ठीक है, रजिस्टर्ड। तो इस टेबल के अंदर हम अपनी इन्वर्ट सप्लाई देते हैं। दैट मीन जो आपने परचेज करी है P2B वाली वो दे देंगे। उसका GST नंबर क्या है, सप्लायर का इन्वॉइस नंबर क्या है, इन्वॉइस की डेट क्या है, इन्वॉइस की वैल्यू क्या है, ठीक है। फिर उसको सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ से जो भी आइटम का रेट है, टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्स देके सेव हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे इन्वर्ट सप्लाई वो वाली देनी है जो आपकी B2B वाली है, ठीक है। उसके बाद आता है 4C इन्वर्ट सप्लाई अनरजिस्टर्ड। वो था रजिस्टर्ड, जहाँ पे हमने B2B जो हमारी सप्लाई थी वो दे दिया हमने। अब इन्वर्ट सप्लाई कौन सी आ गई, अनरजिस्टर्ड वाली। तो अनरजिस्टर्ड वाली में क्या क्या डिटेल देते हैं, अनरजिस्टर्ड वाली में आपकी वो B2B वाली सप्लाई, इन्वर्ट सप्लाई का मतलब हो गया परचेज। तो पहले आपने रजिस्टर्ड परचेज जो थी वो दे दिया आपने, जो B2B वाली थी। अब आपको अनरजिस्टर्ड परचेज वाली डिटेल देनी है, ठीक है, जो आप 4C के अंदर देंगे। तो जो आपकी अनरजिस्टर्ड से परचेज है उसकी डिटेल दे देंगे, ठीक है। उसकी डिटेल में क्या देंगे, इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस डेट, टोटल इन्वॉइस वैल्यू, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था, आइटम का टैक्सेबल वैल्यू क्या है और कितने % वाला आइटम है, मतलब कितने % वाला आइटम है जो आपने परचेज किया है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से, ठीक है दोस्तों। 4C के अंदर आपको ये वाली डिटेल देते हैं। अब बात करते हैं 4C के बाद 4D इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर आपने सर्विस का इंपोर्ट किया है, ठीक है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस की डेट, इन्वॉइस वैल्यू, टैक्स कितना हो गया, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, कितने % वाला आइटम है, उस प्रकार से आपका यहाँ पे टैक्स बन जाएगा। तो इंपोर्ट के ऊपर क्या होता है, इंपोर्ट के ऊपर हम RCM बेसिस पे टैक्स जमा करते हैं। तो अगर आपने सर्विस का इंपोर्ट किया है तो उसके ऊपर आपको RCM बेसिस पे टैक्स जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू दे देंगे, जितने % का आइटम है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली टैक्स को कैलकुलेट कर लेगा। देख सकते हैं जैसे कि ये टैक्सेबल वैल्यू हो गया, ये इसके ऊपर टैक्स हो गया, तो इसने टैक्स को कैलकुलेट कर लिया, इसके ऊपर आपका टैक्स पेबल बन गया, तो ये आपको जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है अपना अगला 5A 5B अमेंडमेंट ऑफ इन्वर्ट सप्लाई। मतलब जो आपने ऊपर की परचेज की डिटेल दी थी रजिस्टर्ड के अंदर 4A 4B के अंदर, ठीक है, उसकी अमेंडमेंट, मतलब जो आपने परचेज की डिटेल दी है B2B वाली, उसकी अमेंडमेंट आप 5A 5B के अंदर कर सकते हैं, बिल को चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या क्या चेंज कर सकते हैं, तो आपको फाइनेंशियल ईयर लेना पड़ेगा, GST नंबर लेना पड़ेगा, इन्वॉइस नंबर लेना पड़ेगा। फिर ऐड इन्वॉइस पे क्लिक करेंगे, आपको रिवाइज इन्वॉइस नंबर चेंज कर सकते हैं, मतलब इन्वॉइस नंबर आप चेंज कर सकते हैं, उसकी डेट को चेंज कर सकते हैं, इन्वॉइस की जो वैल्यू है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से आप अमेंडमेंट कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं टेबल 5A के बारे में, ठीक है। वो 5A 5B था, टेबल 5A के अंदर हम अमेंडमेंट करते हैं। किस चीज़ की अमेंडमेंट करते हैं, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से हमने इन्वर्ट सप्लाई रिसीव किया था। परचेज की बात कर रहे हैं, अभी तक मैंने परचेज की बात करी है, ठीक है। तो जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है, B2C वाली आपकी जो परचेज है, उसकी आप अमेंडमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर
ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालना है और डिटेल्स पे ओके करना है। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं उसकी वैल्यूज़ को, प्लेस ऑफ सप्लाई को, डेट। उसके बाद आता है 5A। वो था 5A रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन के अमेंडमेंट कर सकते हैं इनवॉइस की डिटेल को, इनवर्ट सप्लाई को। अब आता है 5A के अंदर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, मतलब इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की जो डिटेल अभी आपने ऊपर दी थी उसकी अमेंडमेंट आप 5A के अंदर यहाँ पे कर सकते हैं। सेम वही होगा, फाइनेंशियल ईयर इनवॉइस नंबर ले लेंगे यहाँ से जो आपको चेंज करना है, जैसे रिवाइज इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, टैक्सेबल वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सब चीज़ें आप इम्पोर्ट सर्विस में अगर आपने गलत दे दी है तो 5A के अंदर उसको अमेंड कर सकते हैं। अब आता है 5B क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। रजिस्टर्ड पर्सन से जो आपको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट रिसीव हुआ है उसकी डिटेल आप इसके अंदर देंगे। तो जो भी आपका क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, उसकी डिटेल आप यहाँ पे देंगे, जैसे सप्लायर का GST नंबर, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट नंबर, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट डेट, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ओरिजिनल इनवॉइस डेट, नेट वैल्यू, और यहाँ पे सप्लाई टाइप देना पड़ेगा, इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट है, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू देना पड़ेगा। टैक्सेबल वैल्यू क्या है, कितने % का आइटम है, उसके हिसाब से यहाँ पे टैक्स को कैलकुलेट कर ले। अब हम बात करते हैं दोस्तों 5B के अंदर, वो भी 5B था रजिस्टर्ड पर्सन का, अब है 5B में अनरजिस्टर्ड पर्सन का। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड कोई भी डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, तो उसकी डिटेल आपको 5B के अंदर देनी पड़ती है। देख सकते हैं यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो सेम वही चीज़, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट नंबर, उसकी डेट, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ओरिजिनल इनवॉइस की डेट, नोट टाइप, वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट, कितने % का आइटम है, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेगी रजिस्टर्ड पर्सन से और अनरजिस्टर्ड पर्सन से, दोनों है 5B के अंदर, ठीक है। दोनों टेबल अलग अलग है। तो रजिस्टर्ड पर्सन वाले में आपको GST नंबर, ये सब चीज़ें देनी पड़ती है। अनरजिस्टर्ड पर्सन में आप GST नंबर नहीं देते क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। उसके बाद 5B के बाद अगला आता है हमारा टेबल 6, जिसके अंदर हम अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हैं, ठीक है। जैसे कि कितने % का आपका आइटम है, टर्नओवर की डिटेल देते हैं, कितनी टर्नओवर आपकी हुई उस क्वार्टर के अंदर, 1% वाली में, 2% वाली में, 5% वाली में, जो भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी उसका CGST HST यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन के अंदर कभी भी IGST नहीं होता, इंटरेस्ट हमेशा CGST HST बनता है क्योंकि वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से टैक्स आपका बन जाएगा। अब अगला बात करते हैं 5C अमेंडमेंट है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के अंदर, जो रजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड है, तो उसकी डिटेल आप 5C के अंदर देते हैं। तो रजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी रिलेटेड आपका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है, उसकी अमेंडमेंट आप 5C के अंदर कर पाएंगे। 5C की एक और टेबल है अनरजिस्टर्ड पर्सन से। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपका कोई भी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है तो उसकी डिटेल, उसकी भी अमेंडमेंट आप, अमेंडमेंट में वही बताया, रिवाइज कर सकते हैं आप डेबिट नोट, क्रेडिट नोट नंबर को, उसकी डेट को, ठीक है, उस नोट की वैल्यू को, सप्लाई टाइप को, ये सब आप अमेंड कर सकते हैं। टैक्सेबल वैल्यू को, ठीक है, कितने % का आइटम है उसको चेंज कर सकते हैं आप। अब आती है टेबल 7 अमेंडमेंट कर सकते हैं आप आउटवर्ड सप्लाई को। आउटवर्ड सप्लाई में अगर आपने गलत रिपोर्टिंग कर दी है, तो अगर आपने दोस्तों गलत रिपोर्टिंग कर दी है, गलत हेड के अंदर रिपोर्ट कर दिया है, तो आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका टैक्स जिस हेड के अंदर जाना था उस हेड के अंदर आप रिपोर्टिंग करके इसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद टेबल 8A के अंदर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो भी आपने एडवांस पे किया है, ठीक, एडवांस पे के ऊपर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, जितना आपने एडवांस पे किया उसके ऊपर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनी उसकी डिटेल देंगे, ठीक है। कि जैसे आपने प्लेस ऑफ सप्लाई ले लिया आपने, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई लेने के बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि आपने ग्रोज अमाउंट जो है एडवांस का कितना पे किया, उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी IGST है वो कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई लेंगे तो IGST CGST अपने आप ही ऑटोमेटिक ही आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। टेबल 8B के अंदर एडजस्टमेंट है एडवांस पेड का, ठीक है, जो आपने ऊपर एडवांस की डिटेल दी है 8B के अंदर आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि आपने जो एडवांस पे कर दिया है उसके ऊपर कितना टैक्स पे कर दिया या उसके ऊपर कितनी टैक्स लायबिलिटी पे कर दी, उसकी आप एडजस्टमेंट आप यहाँ पे कर पाएंगे 8B में। उसके बाद 8A का सेकंड, इसके अंदर आप अमेंडमेंट करते हैं टैक्स लायबिलिटी में, मतलब जो आपने एडवांस पे किया है, अगर आपने गलत रिपोर्टिंग कर दिया एडवांस की तो उसकी अमेंडमेंट आप 8A के अंदर। 8B का सेकंड दोस्तों आप यहाँ पे जो आपने एडजस्टमेंट करी है एडवांस की उसकी अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या टैक्स आपने जो एडजस्टमेंट करी है उसको गलत अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी है तो उसको आप 8B के सेकंड में जाके ठीक कर सकते हैं। फिर दोस्तों जैसे आप सारी टेबल भर लेंगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू जो है GSTR 4 का दिख जाएगा। आप इसको PDF फॉर्मेट में इस प्रकार से देख सकते हैं। उस हिसाब से अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिपोर्ट करके अपना टैक्स पे कर सकते हैं। D वाले ऑप्शन में आता है प्रोसीड टू फाइल एंड पेमेंट ऑफ टैक्स,
ठीक है, जैसे ही आपकी फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो टैक्स पेमेंट का ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा और जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसके हिसाब से अपनी टैक्स लायबिलिटी को पे कर सकते हैं। इस प्रकार से पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं करना है, ये देख सकते हैं टैक्स पेबल कितना बन गया और आपके पास टैक्स पेबल हो गया अदर देन रिवर्स चार्जेस का, और ये रिवर्स चार्जेस का, उसके ऊपर इंटरेस्ट लेट फीस ये आ गई। ठीक है, आपके पास जो कैश लेजर में बैलेंस अवेलेबल है वो ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से आप पेमेंट को सेट ऑफ कर पाएंगे। बैलेंस बचेगा तो आप क्रिएट चलान क्लिक करके यहाँ से आप पेमेंट करके फिर उसके बाद सेट ऑफ करके रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जैसे का जो टैक्स पेबल बन गया, जितना टोटल जो टैक्स पेबल बन गया, यहाँ से आपका कैश लेजर से ऑटोमेटिक पिक कर लेगा जिस टैक्स के अंदर अमाउंट चाहिए होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ऑथराइज सिग्नेचर को सेलेक्ट करना है और फाइल GSTR4 पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, EVC या DSC का यूज़ करके रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। EVC यूज़ करते हैं तो OTP आएगा, OTP को वैलिडेट करके रिटर्न को फाइल कर देंगे। इस प्रकार से आपका GSTR4 कम्प्लीटली फाइल हो जाएगा। दोस्तों, आपको इस प्रकार से GSTR4 को फाइल करना है। मैंने ये यूज़र मैनुअल का यूज़ करके बताया। आने वाली वीडियो में लाइव बताऊंगा कि कैसे आपको GSTR4 फाइल करना है। अभी जो एनुअल फॉर्म है GSTR4 का पोर्टल पे नहीं आया है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए RTS प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट GST और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हे गाइस, दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर फुल प्रोसेस कैसे आपको CMP02 फाइल करना है, मतलब कि कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना है, कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है, और कैसे आपको कॉम्पोजिशन स्कीम से विड्रॉल करना है, कंपलसरी विड्रॉल कॉम्पोजिशन स्कीम का क्या होता है, और कैसे आपको स्टॉक की डिटेल देना है, दैट मीन्स CMP02, CMP04, CMP03 फाइलिंग करना बताऊंगा लाइव, और भी बहुत कुछ। तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम को कैसे लेना है, ऑप्ट कैसे करना है CMP02 को फाइल करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, GST पोर्टल पे आएंगे और लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन देना होगा कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए। एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और ये इस तरह से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं आपका GST नंबर आ जाएगा, बिजनेस का नाम और एड्रेस। ठीक है, जो भी आपका बिजनेस है, होलसेल, रिटेल, उस बिजनेस पे रजिस्ट्रेशन लेते वक्त टिक किया था जिस बिजनेस पे, उसकी डिटेल, आपकी जुरिडिक्शन, फिर आपको डिक्लेरेशन देनी होती है कॉम्पोजिशन के लिए, फिर वेरिफिकेशन देके ये आप डिटेल को, इस फॉर्म को DSC या EVC के थ्रू सबमिट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप अपना कॉम्पोजिशन स्कीम को फाइल कर देते हैं ऑप्ट करने के लिए। मतलब उसके बाद टैक्स ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को देखता है और आपको अप्रूव कर देता है। आप CMP02 को फाइल करके कॉम्पोजिशन स्कीम को ले लेते हैं। उसके बाद एज पर लॉ के हिसाब से जब आपका कॉम्पोजिशन स्कीम के दायरे में नहीं आते हैं तो आपको विड्रॉल करना होता है, जिसके लिए आपको फाइलिंग करना होता है कॉम्पोजिशन स्कीम विड्रॉल फ्रॉम कॉम्पोजिशन लेवी, जिसके लिए आप फाइल करते हैं CMP04। ठीक है दोस्तों, क्या करना होता है, सबसे पहले सेम लॉगिन पे जाएंगे और अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लेंगे। यहाँ से आपको जाना होगा सर्विस में जाने के बाद रजिस्ट्रेशन में, फिर आपको जाना है एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम कॉम्पोजिशन लेवी, मतलब कि आप कॉम्पोजिशन लेवी से बाहर होना चाहते हैं। पहले आपने कॉम्पोजिशन स्कीम को लिया था, अब इससे बाहर होना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, आपको रीज़न देना होगा कि आपकी रीज़न की किस वजह से है, आपकी थ्योरेटिकल लिमिट बढ़ गई है या आपकी कॉम्पोजिशन वाली सप्लाई नहीं है, या जो भी रीज़न है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, रीज़न देने के बाद यहाँ पे आपका फॉर्म इस तरह से खुल जाएगा, GST नंबर, फॉर्म का नाम, एड्रेस, और यहाँ पे आपका रीज़न जो है वॉलंटरीली जो भी रीज़न है अपना दे के वेरिफिकेशन देंगे और प्लेस वगैरह डाल के ऑथराइज सिग्नेचर को सेलेक्ट करके फॉर्म को सेव करके EVC या DSC का यूज़ करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से टैक्स ऑफिसर देखेगा और आपको अप्रूव कर देगा। और यहाँ पे जब प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको रेगुलर दिख जाएगा प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, जब कॉम्पोजिशन स्कीम में रहेंगे तो आपको यहाँ पे कॉम्पोजिशन दिखाई देगा टैक्स पेयर टाइप के अंदर। अब हम बात करते हैं कंपलसरी विड्रॉल। कंपलसरी विड्रॉल क्या है, देखो जब कॉम्पोजिशन लेवी से, मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम से जब बाहर हो जाते हैं तब आपको कंपलसरी विड्रॉल करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं CMP04 का फाइल करके, तो आपको यहाँ पे टैक्स ऑफिसर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है कॉम्पोजिशन स्कीम से उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी भी समय, मतलब कि विद इन 7 डेज के अंदर आपको बाहर होना होता है
जब आप कॉम्पोजिशन लेवी से कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आप नहीं आते हैं, जैसी कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर होते हैं आप, उसके 7 दिन के अंदर आपको विड्रॉल करना पड़ता है, एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है CMP04। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो टैक्स ऑफिशियल आपको ऑटोमेटिक ही रिमूव कर देगा कॉम्पोजिशन स्कीम से, और आप इस प्रकार से कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। फिर अगला हम बात करते हैं स्टॉक की डिटेल देनी होती है CMP03 के अंदर। स्टॉक की इंटीमेशन डिटेल देनी होती है जो कॉम्पोजिशन लेवी को ऑप्ट करते हैं, ठीक है। तो उनको स्टॉक की डिटेल कैसे देनी होती है, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, सर्विस में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, फिर स्टॉक इंटीमेशन फॉर ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन लेवी, कॉम्पोजिशन स्कीम को लेने के लिए स्टॉक की डिटेल्स देते हैं, इस पे जाएंगे। और उसके बाद यहाँ से आपको एक फॉर्म खुलेगा, देख सकते हैं, जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं इसको फॉर्म को CMP03, ठीक है। GST नंबर आएगा, बिजनेस का नाम आएगा, बिजनेस का एड्रेस आएगा, डेट ऑफ फाइलिंग आ जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ से आपको एक स्टेटमेंट, एक टेम्पलेट है स्टॉक के लिए, उसको भरनी होगी। एक्सेल वाली टेम्पलेट्स को कैसे भरेंगे, डाउनलोड कर लेंगे पहले इस टेम्पलेट को। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक हेयर पे दिख जाएगा, इसको ओपन करेंगे, इस तरह से आपको स्टॉक की डिटेल दिख जाएगी। यहाँ पे आपको परचेज कितने गुड्स हैं आपके पास, क्या क्या है, परचेज क्या क्या किया आपने, कितना कितना स्टॉक है, पूरा देंगे। शीट को वैलिडेट करेंगे और शीट को वैलिडेट करने के बाद आपको अपलोड करने के लिए JSON फाइल जनरेट कर लेंगे और यहाँ से आपको चूज करके अपलोड और वैलिडेट पे क्लिक करना होगा। अपलोड और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से अपना कैश लेजर बैलेंस भी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आप कैश लेजर बैलेंस को देखेंगे और इस प्रकार से आपको कैश लेजर का बैलेंस दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या करना है, बैलेंस को अपडेट कर लेना है, कैश लेजर बैलेंस को। यहाँ पे डिटेल डालने के बाद, स्टॉक डालने के बाद जो आपका टैक्स पेड की डिटेल होगी वो यहाँ से अपडेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव कर लेंगे, फिर DSC या EVC का यूज़ करते हुए आप इस स्टॉक डिटेल को फाइल कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको CMP03 फाइल करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हे गाइस, सो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ GSTR 6 कैसे आप फाइल करेंगे। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको GSTR 6 को फाइल करना है, जो एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रिटर्न होती है। कैसे आपको फाइल करना है, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो दोस्तों सबसे पहले आपको आना होगा GST पोर्टल पे, फिर उसके बाद आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे आना है। रिटर्न डैशबोर्ड पे आने के बाद फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर रिटर्न पीरियड, किस मंथ के लिए आपको GSTR 6 फाइल करना है। क्योंकि GSTR 6 एक मंथली रिटर्न है और आपको हर महीने का जो बाद वाला महीना है उसकी 13 तारीख तक GSTR 6 को फाइल करना होता है, ठीक है दोस्तों। अगर गवर्नमेंट डेट बढ़ा देती है तो उस डेट के हिसाब से हमें GSTR 6 को फाइल करना होता है। उसके बाद बता दूं GSTR 6 किसके लिए होता है। GSTR 6 एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता है, ठीक है। जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर रजिस्ट्रेशन लेते हैं अपने ITC को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने ब्रांचेस में, तो वो GSTR 6 को फाइल करते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने इससे पहले भी बता दिया कि ISD क्या होता है, तो आप मेरे चैनल पर जाके उस वाली वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूं GSTR 6 आपको इस प्रकार से दिख जाएगी, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ से आपको जाना है प्रिपेयर ऑनलाइन पे। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको टेबल जो है इस प्रकार से टेबल दिख जाएगी, देख सकते हैं। यहाँ पे लगभग बात करूँ टेबल 9-10 तक टेबल है, ठीक। अगर आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है तो आपको नील की GSTR 6 फाइल करनी पड़ती है। अगर कोई भी वैल्यू नहीं इन्हीं सब टेबल के अंदर, तो जनरेट GSTR 6 समरी पे क्लिक करके नील की रिटर्न को आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास वैल्यूज है टेबल के अंदर तो टेबल बताता हूँ कैसे कैसे भरना होगा। तो सबसे पहले है टेबल नंबर 3, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। जो ITC रिसीव कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसकी डिटेल आती है। तो टेबल 3 के अंदर आपको इस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट को ऐड करना होता है। तो इस प्रकार से टेबल ओपन हो जाएगी, जहाँ पे सप्लायर का GST नंबर, नंबर, इनवॉइस की डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनवॉइस की वैल्यू और सप्लाई टाइप लेना होता है। उसके बाद कितने % का आइटम है, ये सारी डिटेल को लेके सेव कर देना होता है। फिर दोस्तों उसके बाद जो डिटेल है आपको यहाँ पे दिख जाएगी अपलोड बाय रिसीवर। जो हमने डिटेल अपलोड करी है उसकी डिटेल आपको यहाँ दिख जाएगी, ठीक है। जो रिसीवर ने डिटेल अपलोड करी है, अगर सप्लायर ने अपलोड की होती तो आपको यहाँ दिख जाती, ठीक है। जो डिटेल हमने ऐड करी यहाँ पे दिख जाएगी। बैक कर लेंगे, ये वाली टेबल हमारी ओके हो गई 3। अब टेबल नंबर 6 भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो हमने रिसीव किया है उसकी डिटेल आप यहाँ पे लिखेंगे। ऐड
डेबिट नोट क्रेडिट नोट पे क्लिक करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट की डिटेल को ऐड करेंगे, सप्लायर का जीएसटी नंबर, नोट टाइप डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट, नोट की वैल्यू कितनी है, उसका नंबर क्या है, उसकी डेट क्या है, किस इनवॉइस के अगेंस्ट में है, उस ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर, उसकी डेट, सप्लाई टाइप क्या है, इंटर स्टेट है इंट्रा स्टेट है, ठीक है। उसके बाद कितने परसेंट वाला आइटम है, यहाँ से आपको उसकी डिटेल लिखनी होगी, फिर उसके बाद कर लेंगे सेव। इस प्रकार से हमारी जो टेबल है ओके हो जाएगी। और जो हमने इनवॉइस की डिटेल भरी है देख सकते हैं, सप्लायर का यहाँ पे जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जितना टैक्स पे किया उसकी डिटेल आ जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से जो अपलोड किया है रिसीवर ने उसकी डिटेल, मतलब जो हमने डिटेल को अपलोड किया है उसकी डिटेल हमें यहाँ पे दिख जाएगी। अगला आता है टेबल 6A, अमेंडमेंट जो हमने सबमिट करी है या जो डिटेल हमने फर्निश करी है टेबल 3 के अंदर, उसकी अमेंडमेंट करते हैं 6A में, ठीक है। तो जो डिटेल हमने अगर गलत दे दी है उसकी अमेंडमेंट करेंगे, तो फाइनेंशियल ले लेंगे, जीएसटी नंबर लेंगे और इनवॉइस नंबर डालेंगे, तो वो सर्च करेगा पोर्टल पे, और सर्च करने के बाद जो डिटेल हमने पहले भरी होगी उस डिटेल को ओपन कर देगा उस इनवॉइस के अगेंस्ट में। क्या क्या हम यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं, सप्लायर का जीएसटी नंबर अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, इनवॉइस नंबर अमेंड कर सकते हैं, उसकी डेट को, उसकी इनवॉइस वैल्यू को, प्लेस ऑफ सप्लाई को, और कितने परसेंट वाला आइटम है, टैक्सेबल वैल्यू को, और टैक्स को अमेंड कर सकते हैं। इस प्रकार से सेव कर लेंगे डिटेल। तो यहाँ पे जो हमने टैक्स पेयर ने अपलोड किया है उसकी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है अगली टेबल जो कि है टेबल नंबर 6C, जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हमने अपलोड किया है उसकी अमेंडमेंट हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ भी सेम है, फाइनेंशियल ईयर ले लेंगे, जीएसटी नंबर लेंगे, ओरिजिनल जो नोट नंबर है मतलब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का जो ओरिजिनल नंबर है वो डालेंगे, अमेंड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जो हमने पहले डिटेल फर्निश करी होगी उसको सर्च करेगा, फिर उसके बाद वो आपके सामने ला के रख देगा। तो क्या करना है इसके अंदर, क्या क्या अमेंड कर सकते हैं, नोट टाइप को कर सकते हैं, हो सकता है आपने गलत से डेबिट नोट को क्रेडिट नोट में डाल दिया और क्रेडिट नोट को डेबिट नोट में, तो यहाँ से आप उसको ठीक कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को, ठीक है, और सप्लाई टाइप को, टैक्सेबल वैल्यू को और टैक्स को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगला उसके बाद जैसे ये सारी डिटेल ओके हो जाएगी, आईटीसी डिटेल्स के अंदर आपको दिख जाएगा कि टोटल आईटीसी अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना है, अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी कितना है और इन एलिजिबल आईटीसी कितना है, ठीक है, और कितना आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और कहाँ से आप यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइज ऊपर वाली टेबल से यहाँ पे यूटिलाइज होगा और जितना डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो यहाँ पे होगी डिटेल, ठीक है। इसको क्या करना है, कैलकुलेट आईटीसी पे जैसे ही क्लिक करेंगे डिटेल्स को भरने के बाद, तो आपको यहाँ पे टोटल फिगर ऑटोमेटिक आ जाएगी। देख सकते हैं कि टोटल आईटीसी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल इतना है, ठीक है, उसमें से एलिजिबल इतना है और इनएलिजिबल इतना है। और जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो क्या क्या करना है ये देख सकते हैं, आईजीएसटी में 21,600, सीजीएसटी में 43,200, एसजीएसटी में 43,200, ठीक है, टोटल इतना हो गया। तो कहाँ से यूटिलाइज होगा, यहाँ से इस वाली टेबल से यूटिलाइज होगा और यहाँ पे हमें वैल्यू लिखनी होगी कि आईजीएसटी में जितना करना है वो यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे, सीजीएसटी में जितना करना है यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे, तो उस हेड से वो वैल्यू को उठाता चला जाएगा जैसे 3V में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये करने के बाद सेव डिटेल पे क्लिक कर देंगे। टोटल आईटीसी अवेलेबल जो हमें टेबल 4 के अंदर यहाँ पे दिख जाएगा कि टोटल आईटीसी जो हमने अवेल किया है, अवेलेबल है आईटीसी, एलिजिबल है या इनएलिजिबल आईटीसी है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा टेबल 4 के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगली टेबल में आते हैं, टेबल 5A, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी, आईएसडी इनवॉइस एंड आईएसडी क्रेडिट नोट, ठीक है। तो यहाँ पे जितना आपका एलिजिबल आईटीसी है उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होगी, इनएलिजिबल जितना है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। सबसे पहले बात करो, लिखना होता है एलिजिबल आईटीसी, एलिजिबल है या इनएलिजिबल है उसकी डिटेल, फिर रजिस्टर्ड यूनिट टाइप क्या है, जीएसटी नंबर क्या है उसका, आईएसडी इनवॉइस क्या है उसका नंबर क्या है, उसकी डेट क्या है, ठीक है। उसके ऊपर टैक्स कितना है आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आईजीएसटी, सीजीएसटी, सेव डिटेल पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से डिटेल सेव हो जाएगी। और अगर आपको कोई इनएलिजिबल है तो इनएलिजिबल की डिटेल यहाँ पे आपको देके सेव करना पड़ेगा। यहाँ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इनएलिजिबल है, तो इनएलिजिबल पे सेलेक्ट करके उसकी डिटेल को सेव कर देंगे तो वो इनएलिजिबल के अंदर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएगी कि कितना आपका एलिजिबल आईटीसी है, कितना अनएलिजिबल आईटीसी है। उसके बाद आता है दोस्तों री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी, डिस्ट्रीब्यूट इन अर्लियर रिटर्न। री डिस्ट्रीब्यूशन आता है जो आपने अर्लियर रिटर्न के अंदर किया है, जिसे हम बोलते हैं आईएसडी अमेंडमेंट, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर को ले लेंगे, फिर एंटर करेंगे इनवॉइस नंबर, आईएसडी इनवॉइस नंबर, फिर डिटेल पे ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे, ऐड इनवॉइस पे, और वहाँ पे जाके हम इसको यहाँ पे अमेंड कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी
आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से हमें प्रीव्यू यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम जाकर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड कर देंगे। देन उसके बाद जो लेट फीस वाली टेबल है वो एनेबल हो जाएगी और हम यहाँ पे लेट फीस वाली डिटेल दिख जाएगी कि कितनी लेट फीस है। जो लेट फीस है उसे हम यहाँ पे ऑफसेट कर देंगे। ठीक है, ऑफसेट करने के बाद जो भी आपके पास कैश लेजर में बैलेंस है उसके हिसाब से ये ऑफसेट हो जाएगा। उसके बाद हम रिटर्न को यहाँ पे ईवीसी या डीएससी का यूज़ करके रिटर्न को फाइल कर लेंगे ऑथराइज सिग्नेचर को सेलेक्ट करके। इस प्रकार से हमारी GSTR 6 जो है वो कम्प्लीटली फाइल हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हे गाइस, दोस्तों आज बात करने वाला हूँ किस तरह से आपको GSTR 7 को फाइल करना है। हाँ जी दोस्तों, तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो दोस्तों, इस यूजर मैनुअल का यूज करके आज मैं आपको बताने वाला हूँ GSTR 7 को कैसे फाइल करना है। हालांकि बात करूँ GSTR 7 एक TDS डिडक्टर के लिए रिटर्न होता है। जो GST पोर्टल पे एज अ TDS डिडक्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उनको यहाँ पे रिटर्न फाइल करनी होती है GST के अंदर जो TDS को डिडक्ट करते हैं। तो सिंपल तरीका है, क्या करना है आपको, यहाँ पे GST पोर्टल पे जाना है, रजिस्ट्रेशन पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे आने के बाद रिटर्न पे जाएंगे, फिर रिटर्न डैशबोर्ड पे आएंगे और यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, रिटर्न पीरियड, फिर सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फॉर्म दिख जाएगा, फॉर्म GSTR 7 प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको टेबल्स दिख जाएगी। देख सकते हैं लगभग इसके अंदर 8 टेबल है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले टेबल की बात करते हैं तो टेबल नंबर 3 डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, जो TDS की डिटेल है उसकी हमें यहाँ पे डिटेल को भरनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम टेबल पे जाने के बाद ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे तो उस पर्सन का GST नंबर जिसका हम डिडक्ट कर रहे हैं TDS, ठीक है, और कितना अमाउंट डिडक्ट किया जाना है या कितना अमाउंट हमने पे किया है, जितना अमाउंट हमने पे किया है जिसके ऊपर TDS डिडक्ट होना है वो अमाउंट लिखेंगे। फिर उसके ऊपर टैक्स लिखेंगे कि कितना उसके ऊपर टैक्स है। क्योंकि ये IGST का नंबर है इसलिए IGST आएगा। CGST होता तो CGST लिखना पड़ता। लिखने के बाद सेव कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई है दोस्तों इंटरस्टेट है इसलिए यहाँ पे IGST आएगा। अगर लोकल होती तो CGST SGST आता। सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स दिख जाएगी। और अगर आपकी यहाँ पे अगर लोकल की है, जैसे कि देख सकते हैं पहले मैंने बताया ऊपर IGST CGST वाला, तो डिडक्टिव का GST नंबर डाल दिया। ठीक है, अमाउंट कितना पे किया है। अब इसमें से जो भी आपका टैक्स है CGST SGST वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको TDS की डिटेल दिख जाएगी। देख सकते हैं कि अमाउंट टोटल इतना पे किया, उसके ऊपर TDS जो डिडक्ट किया है वो 2000 रुपये। ध्यान देखना यहाँ पे जो टैक्स आएगा IGST CGST जितना उसके ऊपर TDS डिडक्ट होना है वो यहाँ पे वो अमाउंट आएगा जितना आपने पे किया है अमाउंट, और उसके ऊपर जितना TDS डिडक्ट होना है 1% 2%। ठीक है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आगे हम बात कर लेते हैं, टेबल नंबर 3 कंप्लीट है। अब टेबल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। टेबल नंबर 4 के अंदर हम अमेंडमेंट करते हैं। जो भी डिटेल हमने TDS से रिलेटेड भरी है, अगर कोई गलत भर दिए तो उसको अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, टेबल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, मंथ सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसकी आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जिसकी रिटर्न आपने फाइल करी है। फिर यहाँ से GST नंबर उस पर्सन का, फिर अमेंड TDS डिटेल पे क्लिक करेंगे तो जो हमने रिटर्न फाइल करी है, जो हमने उस GST नंबर पे डिटेल्स दिखाई थी वो हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं क्या, GST नंबर चेंज कर सकते हैं, रिसीवर का अमाउंट चेंज कर सकते हैं, जो अमाउंट पे किया था टैक्सेबल अमाउंट, और जितना टैक्स था उसके ऊपर जितना TDS था वो भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल को सेव कर देंगे। इस प्रकार से हमारी जो टेबल 4 है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से डिटेल आपको दिख जाएगी। उसके बाद आता है अगला, आप यहाँ पे डिटेल्स को चेक भी कर सकते हैं जो हमने अपलोड किया डिडक्टर ने, और जो रिजेक्टेड है डिडक्टी के द्वारा उसकी डिटेल हमें यहाँ पे दिख जाएगी अगर कोई रिजेक्टेड होगा तो। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों ये रिजेक्टेड हो गया तो यहाँ पे जाके एक्शन लिया जा सकता है। एक्शन पे क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर जो भी एक्शन लेना चाहे वो एक्शन लेके सेव कर सकते हैं। प्रीव्यू, इस प्रकार से आपकी TDS की रिटर्न ओके हो जाएगी और उसके बाद आप यहाँ से प्रीव्यू देख पाएंगे GSTR 7 का। GSTR 7 का फॉर्म इस तरह से दिख जाएगा आपको। उसके बाद प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका रेडी हो जाएगा, फाइलिंग के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ से अगर आपका कोई भी टैक्स पेबल बनता है, लेट फीस, इंटरेस्ट, तो वो आप यहाँ पे पे कर सकते हैं टेबल नंबर 5 और 6 के अंदर। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये टेबल आ जाएगी। जो भी आपकी यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी बनी है यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो गया या फ़ी कोई है वो कितना हो गया, लेट फ़ी, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको यहाँ पे फाइल कर सकते हैं GSTR 7 को। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपकी लायबिलिटी हो गई और ये आपका बैलेंस हो गया अवेलेबल कैश लेजर के अंदर। तो उससे आप यहाँ से इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद फाइल GSTR 7 पर जाके फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो आप क्रिएट चलान पे भी क्लिक करके चलान को क्रिएट करके अमाउंट कैश लेजर में ले सकते हैं
और उसके बाद आप यहाँ पे चालान को पे करके यहाँ से प्रीव्यू देख लेंगे GSTR 7 का, और उसके बाद यहाँ पे आप फाइल कर सकते हैं GSTR 7 को। ठीक है, ऑथराइज सिग्नेचर को सेलेक्ट किया, फाइल GSTR 7 पे क्लिक करेंगे तो जो अमाउंट आपका सेटअप होना होगा वो अमाउंट यहाँ से ऑटोमेटिक पिक करके इसको सेटअप करके GSTR 7 आपकी फाइल हो जाएगी। ठीक है, फिर EVC या DSC का यूज़ करके इजीली आप इसको फाइल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी GSTR 7 सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए RTS प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट GST और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ किस तरह से CMP 08 को फाइल करेंगे टैली का यूज करके, क्योंकि टैली के अंदर अपडेट आ गया है फॉर्म GST CMP 08 का, जो कि कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इजीली और एरर फ्री फाइलिंग कर सकते हैं टैली का यूज करके। तो बने रहे मेरे साथ इसको समझने के लिए वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले हम डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी में जाएंगे, GST में जाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है ई रिटर्न का। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको CMP 08 मिल जाएगा। GSTR 4 पुराने वाले वर्जन के अंदर आ चुका था, CMP 08 नए वाले वर्जन में आया क्योंकि इसी साल से लागू हुआ है। तो यहाँ पे टैली ने इसका अपडेट दे दिया है। जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको फॉर्म दिख जाएगा। अभी एक भी एंट्री नहीं है इसलिए 0 आ रहा है। ये मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। एक सेल की एंट्री करते हैं और एक परचेज की एंट्री करेंगे। सबसे पहले सेल्स की एंट्री में आ जाएंगे। यहाँ से मैं ले लेता हूँ कैश में सेल कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पैकिंग बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ से ले लेता हूँ 100 पीस और ये 100 का ही है 10,000 हो गया। सेल्स ले ली, ये हो गया सेल। ठीक है, एक परचेज की एंट्री कर लेते हैं। F9 प्रेस करेंगे और यहाँ से इनवॉइस नंबर 1 अगस्त का ये है सुमित ले लिया मैंने। इसको मैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ऑल्ट आई करेंगे तो पर्टिकुलर मोड में आ जाएगा। यहाँ से फ्रैट दे दिया, मैं फ्रैट दे रहा हूँ इसको 3,000 रुपये का। GST जो है RCM के हिसाब से बन जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ GST और यहाँ से आ जाएंगे रिटर्न में आने के बाद CMP 08। तो यहाँ से देख सकते हैं जो सेल है 1% वाली मेरी यहाँ पे इतनी बन गई, 50 रुपये CGST और 50 रुपये SGST। और यहाँ पे रिवार्ड चार्जेस बन गया 3,000 रुपये के ऊपर 5% के हिसाब से 75 रुपये और 75 रुपये। तो इसने CMP 08 के अंदर ये पूरी कंपटीशन आपकी निकल के आ गई। अब क्या करेंगे, इस रिटर्न को हम प्रिंट देंगे, कंट्रोल P करके प्रिंट देंगे और रिटर्न जो है आपकी प्रिंट हो जाएगी। देख सकते हैं फॉर्म GST CMP 08, ये आ गया फाइनेंशियल ईयर और ये आ गया क्वार्टर। यहाँ से देख सकते हैं समरी ऑफ सेल्फ असेस लायबिलिटी, जो आपकी सेल्फ असेस लायबिलिटी है ये नेट ऑफ एडवांस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और कोई भी अदर एडजस्टमेंट हो उसको माइनस करने के बाद नेट जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे आएगी। 2 ही टेबल भरनी होती है, ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल देनी नहीं होती है इसके अंदर। बहुत ही इजी फॉर्म है और बहुत ही जल्दी आप इसको भर सकते हैं। तो ये पहले टेबल के अंदर बोलता है आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई को दिखाना होता है जिसके ऊपर आपका टैक्स पेबल बना है प्लस एग्जाम्प्ट सप्लाई, दोनों को दिखाना होता है। जैसे ये होगी टैक्सेबल वैल्यू और उसके ऊपर मेरा टैक्स बन गया। और इनवर्ट सप्लाई जो RCM वाली होती है वो दिखाना होता है। 2 ही टेबल केवल भरना होता है। तो इजीली आप इसको भर सकते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं। सबसे पहले दोस्तों आप पोर्टल पे आएंगे और यहाँ से रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, ठीक है, और रिटर्न पीरियड सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ से फॉर्म CMP 08 मिल जाएगा, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे। ऑफलाइन का मोड है ही नहीं क्योंकि ज़्यादा डिटेल भरनी नहीं होती। समरी ऑफ सेल्फ असेस लायबिलिटी इस तरह से आपको दिख जाएगी। ये देख सकते हैं 2 टेबल है। तीसरी टेबल के अंदर आपकी ये इंटरेस्ट टेबल जो बना है वो आपको देना होता है। अगर आप लेट फाइलिंग करें तो जो इंटरेस्ट बन रहा है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करूँ मैं सबसे पहले मैं वही सेम आपको आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी होती है इंक्लूडिंग एग्जाम्प्ट सप्लाई, और दूसरे वाले में जो RCM वाली सप्लाई इनवर्ट सप्लाई है उसकी डिटेल देनी होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नील फाइल करना है तो नील का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं नील पे क्लिक करेंगे तो आप नील वाली इस स्टेटमेंट को फाइल कर सकते हैं CMP 08 को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे डिटेल भरने के बाद। ठीक, आपको ड्राफ्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से ड्राफ्ट भी दे सकते हैं सेव बटन करने के बाद, और यहाँ से फिर आप प्रोसीड टू फाइल कर पाएंगे। प्रोसीड टू फाइल पे करते हैं, वैसे ही आपको पेमेंट ऑफ टैक्स की डिटेल दिखती है, जैसे कि आपका कैश लेजर के अंदर बैलेंस कितना है, IGST का, CGST का एंड SGST का, और आपका टैक्स टेबल कितना बन गया, और कोई भी नेगेटिव लायबिलिटी है प्रीवियस टैक्स पीरियड की उसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको दिख जाएगी, देख सकते हैं। और यहाँ से आपका टैक्स पेबल और जो आपने पे किया है कैश लेजर के थ्रू वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इंटरेस्ट पेबल कितना बना वो दिख जाएगा, और इंटरेस्ट जो आपने पे किया है कैश लेजर के थ्रू। और एडिशनल कैश की अगर कोई रिक्वायरमेंट बनती है तो चालान क्रिएट करने का ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है। यहाँ से आप चालान क्रिएट करके टैक्स को पे कर सकते हैं। ये सारी डिटेल ओके होने के बाद आपको यहाँ से फाइलिंग का ऑप्शन मिलता है फॉर्म GST CMP 08 का। यहाँ से आप जाके इसको फाइल कर सकते हैं।
उसके बाद आपसे पूछेगा कि डीएससी का यूज़ करना है या ईवीसी का यूज़ या डीएससी का यूज़ करके आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है एक प्रोसेस CMP 08 को फाइल करने का। बहुत ही आसान रिटर्न है और बहुत ही सिंपल रिटर्न है। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करते हैं मुझे खुशी मिलती है और मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता हूँ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कीजिए RTS प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट GST और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हे गाइस, दोस्तों आज बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन के बारे में। जीएसटी में अगर आपने गलत चालान जमा करा दिया है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो समझिए दोस्तों क्या है प्रोविजन। इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 का, जो कि 28 जून 2019 को इशू हुआ है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने CGST रूल के अंदर 4th अमेंडमेंट करी थी। यहाँ पे रूल 87 के अंदर, CGST रूल 87 के अंदर रूल 12 के बाद, सब रूल 12 के बाद सब रूल 13 को इंसर्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है एक रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसफर कर सकता है कॉमन पोर्टल पे जो उसका अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा है, टैक्स के अंदर, इंटरेस्ट के अंदर, पेनल्टी के अंदर, फी के अंदर, और जो अदर अमाउंट अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, अगर उसने गलत जमा करा दिया है तो कहाँ पे कर सकता है? इंडिकेट टैक्स में, सेंट्रल टैक्स में, स्टेट टैक्स में, यूनियन टेरिटरी टैक्स में और सेस में, इन फॉर्म GST PMT 09 के अंदर, मतलब फॉर्म PMT 09 के अंदर कर सकता है ऐसा। ये देख सकते हैं दोस्तों, यह है फॉर्म GST PMT 09 जो कि अभी तक कॉमन पोर्टल पे अवेलेबल नहीं हुआ है। जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा आप इस PMT 09 को भर के जो भी आपने अमाउंट गलत जमा करा दिया है उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देख सकते हैं अमाउंट टू बी ट्रांसफ़र, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और इंडिकेटेड टैक्सेस। टैक्स का है, इंटरेस्ट का है, पेनल्टी का है, फी का अमाउंट है या कोई भी अदर अमाउंट है, उसको आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे सेंट्रल टैक्स में, स्टेट टैक्स में, दैट मीन CGST में, SGST में, IGST में, ठीक है, इंटरेस्ट टैक्स के अंदर, पेनल्टी के अंदर, फी के अंदर या अदर हेड्स के अंदर। इसके कुछ इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पे मेजर हेड जो रेफर किया गया है वो रेफर किया गया है इंटीग्रेटेड टैक्सेस, दैट मींस IGST, सेंट्रल टैक्स CGST, स्टेट टैक्स SGST और सेस। SGST या UTGST भी आप बोल सकते हैं। और जो माइनर हेड है वो टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फी है या अदर है। और दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्म है वो फॉर्म भरा जा सकता है अगर कोई भी अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है मेजर या माइनर हेड का किसी भी मेजर या माइनर हेड के अंदर, ठीक है। माइनर हेड का जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है सेम माइनर हेड में या अलग माइनर हेड में। माइनर हेड कौन कौन से हो गए? जैसे टैक्स का अमाउंट अगर आप इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो IGST का होना चाहिए, मगर वो IGST का टैक्स का अमाउंट है और वो टैक्स का अमाउंट आप IGST के इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और अगर IGST का इंटरेस्ट है आपके पास और आप IGST के पेनल्टी के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और जो अमाउंट ट्रांसफ़र होगा माइनर हेड का वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है किसी दूसरे माइनर हेड में, लेकिन मेजर हेड सेम होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया ऊपर आपको कि IGST का टैक्स है तो IGST के इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या IGST का इंटरेस्ट है तो IGST के पेनल्टी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं मुझे खुशी मिलती है और मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता हूँ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कीजिए RTS प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट GST और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। है वेलकम गाइज, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ GST अपडेट। हाँ जी दोस्तों, न्यू GST ITC 04 की रिटर्न किस तरह से आपको फाइल करना है। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे ITC 04 की जो रिटर्न है, जॉब वर्क की रिटर्न, उसके अंदर चेंजेस आ गया है, उसके अंदर बदलाव आ गया है। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया तो उस वीडियो को देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने चेंजेस के बारे में बताया है। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के आई बटन पे मिल जाएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप इस नई जॉब वर्क की रिटर्न को फाइल करेंगे। लाइव डेमो बताऊंगा GST पोर्टल पे, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक इसको समझने के लिए। एज लोट टू डू, एज लोट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन वी स्टार्ट पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव कोर्स। तो दोस्तों आप इन सभी कोर्सेज की तैयारी घर बैठे ही कर सकते हैं। तो इस नंबर पर कॉल कीजिए या फिर इस वेबसाइट पर जाके विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों जो भाई बंधु मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेते हैं आपके पास GST से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहती है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में और लोगों को भी जोड़िए दोस्तों। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ ITC 04 के बारे में।
किस तरह से आपको रिटर्न फाइल करनी होगी, तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा यहाँ से ऑफलाइन टूल ITC04 का। इसका नया वर्जन भी आ गया है, वर्जन 2.3, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड और इसे कर लेंगे एक्सट्रैक्ट और फिर कर लेंगे हम इस ऑफलाइन ITC04 के टूल को ओपन। तो ये मैंने कर लिया है ITC04 का ऑफलाइन टूल ओपन। यहाँ से आपको लिखना होता है GST नंबर, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है कि आप SEZ डेवलपर है या यूनिट है आपकी SEZ की, तो आपको यस या नो। तो हमारी यहाँ पे SEZ डेवलपर नहीं है, ना ही हमारी SEZ के अंदर यूनिट है, तो यहाँ से नो कर लिया। उसके बाद रिटर्न पीरियड ले लेंगे 19-20। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 19-20 के फर्स्ट क्वार्टर को कैसे हम फाइल करेंगे, जो नया चेंजेस आ गया है उसके अंदर। फिर रिटर्न पीरियड ले लिया यहाँ से हमने। उसके बाद यहाँ से मैं लूँगा अप्रैल टू जून फर्स्ट क्वार्टर है। देन यहाँ से हम आ जाते हैं टेबल नंबर 4 पे। टेबल नंबर 4 की बात करूँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होता है GST नंबर। ठीक है, उसके बाद स्टेट कौन सी स्टेट के अंदर है, यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो वर्क टाइप नॉन SEZ है या SEZ है, तो मोस्टली यहाँ पे जो है मेरी सारी नॉन SEZ ही है, तो नॉन SEZ ले लिया। यहाँ से चलान नंबर, डेट, टाइप ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स है या इनपुट है तो इनपुट से ज़्यादातर मेरी, डिस्क्रिप्शंस और यूनिक क्वांटिटी कोड। और उसके बाद यहाँ से लिखना होता है आपको क्वांटिटी, फिर टैक्सेबल वैल्यू, फिर यहाँ से आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना होता है कि कितने % वाला है। देन वैलिडेट पे क्लिक कर लेंगे। तो मैं इस शीट को कर लेता हूँ फिल। सो दोस्तों, ये कर लिया मैंने टेबल 4 को फिल कम्प्लीटली। देख सकते हैं यहाँ से है टेबल 4 बेसिकली जो बात करता है डिटेल ऑफ इनपुट या कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जो वर्क। जो आपने जो वर्क के लिए माल भेजा है उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होती है, कौन कौन सा आपने माल भेजा है, कैपिटल गुड्स है या इनपुट है। ठीक है, जो वर्क के मीन्स पैकिंग के लिए, असेंबलिंग के लिए। तो यहाँ से मैंने सारी डिटेल ले ली है। GST नंबर ले लिया, देन यहाँ से ले लिया मैंने स्टेट, फिर जो वर्क टाइप नॉन SEZ है, चलान नंबर, डेट, टाइप ऑफ गुड्स, इनपुट्स और ये डिस्क्रिप्शन। यहाँ से आपको लेना होता है यूनिक क्वांटिटी कोड, मतलब पीसीस के अंदर है, किलोग्राम में है, क्या है, फिर क्वांटिटी, फिर टैक्सेबल वैल्यू। देन यहाँ से टैक्स सेलेक्ट करेंगे, फिर वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं लगभग मेरी सारी शीट जो है वो वैलिडेट है और इसके अंदर देख सकते हैं दिस रो इज़ वैलिडेटेड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आपको टेबल 4 को प्रिपेयर करना होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ अगले टेबल के अंदर। अगले टेबल की बात करूँ टेबल 5A के अंदर देना होता है आपको डिटेल ऑफ इनपुट्स कैपिटल गुड्स रिसीव बैक फ्रॉम जॉब वर्कर टू वूम सच गुड्स वर सेंट फॉर जॉब वर्क एंड लॉसेस एंड वेस्टेज। तो आपको यहाँ पे देना होता है कि जो भी आपने कैपिटल गुड्स या गुड्स भेजी थी जॉब वर्किंग के लिए, उसके बाद जितना माल आपने रिसीव कर लिया है उसकी डिटेल देनी होती है। ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर कितना आपका लॉसेस हो गया, कितना आपका वेस्टेज है, वो सारी डिटेल आप देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ जो वर्कर का, यहाँ से आपको GST नंबर देना होता है। देन स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से। फिर आपको ओरिजिनल चलान और फिर डेट। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, या तो जो वर्क ने जो चलान इशू किया है उसका लिख दीजिए नंबर और उसकी डेट लिख दीजिए, या फिर जो आपने ओरिजिनल चलान इशू किया है उसका नंबर और उसकी डेट। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में से कोई एक आपको भरना पड़ेगा। देख सकते हैं आइदर वन ऑफ चलान डिटेल इज मैंडेटरी, किसी एक चलान की डिटेल यहाँ पे मैंडेटरी है। फिर उसके बाद जॉब वर्क में मतलब नेचर ऑफ जॉब वर्क पूछता है कि क्या आपने इसके अंदर किया है, क्या आपने काम किया है इसके अंदर, मतलब पैकिंग किया है, असेंबल किया है, क्या किया है, उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होती है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, फिर क्वांटिटी, फिर आपको यहाँ से देना होता है यूनिक क्वांटिटी कोड, मतलब पीसीस में है, किलोग्राम में है, ये सारी डिटेल। फिर यहाँ से आप देते हैं क्वांटिटी। देन उसके बाद आपको क्वांटिटी देने के बाद लॉसेस एंड वेस्टेज की डिटेल लिखनी होती है कि कितना लॉसेस के अंदर है और कितना वेस्टेज में चला गया। ठीक है, तो मैं इस शीट को कर लेता हूँ फिल। सो दोस्तों देख सकते हैं ये कर ली मैंने शीट को फिल, सारी डिटेल। यहाँ से मैंने ले लिया जो वर्कर का GST नंबर, स्टेट्स, ओरिजिनल चलान, ओरिजिनल डेट, और यहाँ से नेचर ऑफ जो वर्क जो डन हुआ है वो लिख लिया मैंने, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, फिर यूनिक क्वांटिटी कोड, फिर क्वांटिटी ले ली, और उसके बाद इस शीट को कर लिया वैलिडेट। यहाँ से हो गया ये वैलिडेट। उसके बाद मैं बात करूँ अगले शीट के बारे में, तो अगला शीट आता है टेबल 5B, जो ये बोलता है डिटेल ऑफ इनपुट या कैपिटल गुड्स रिसीव बैक फ्रॉम जॉब वर्कर अदर देन द जॉब वर्कर टू whom सच गुड्स वर ओरिजिनली सेंट फॉर जॉब वर्क एंड लॉसेस एंड वेस्टेज। यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको उसकी डिटेल देनी है। मान लीजिए आपने किसी जॉब वर्कर के पास माल भेजा जॉब वर्किंग के लिए, उसने किसी दूसरे जॉब वर्कर के पास भेज दिया,
तो उसकी डिटेल देनी होती है कि उसने किस जॉब वर्कर के पास भेजा है। क्या क्या डिटेल देनी होती है? सबसे पहले जॉब वर्कर का जीएसटी नंबर, फिर उस स्टेट सेलेक्ट करना होता है यहाँ से, फिर आपको ओरिजिनल जो प्रिंसिपल ने चालान इशू किया है वो और उसकी डेट, या फिर जो जॉब वर्कर ने चालान इशू किया है वो या उसकी डेट, नेचर ऑफ जॉब वर्क, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, वही सेम चीज़ें हैं जो आपने 5A के अंदर दिया है वही आपको 5B में देना है। क्वांटिटी कोड और फिर क्वांटिटी, फिर यहाँ से आपको लॉसेस एंड वेस्टेज की डिटेल देनी होती है। ठीक है दोस्तों, ये तो थी बात टेबल 5B के बारे में। अब मैं बात कर लेता हूँ 5C। 5C बोलता है डिटेल ऑफ इनपुट या कैपिटल गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर एंड सब्सिक्वेंटली सप्लाई फ्रॉम प्रीमिसेस ऑफ जॉब वर्कर एंड लॉसेस एंड वेस्टेज। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको डिटेल देनी होती है। कई बार आपने जॉब वर्कर के पास माल भेजा जॉब वर्किंग के लिए, उसने फिनिश गुड में बदल दिया माल को, आपने डायरेक्ट वहीं से सप्लाई कर दी, इनवॉइस काट दिया और वहीं से कस्टमर के पास सप्लाई कर दी, तो उस केस में आपको यहाँ पे डिटेल देनी होती है टेबल 5C के अंदर। यहाँ से जॉब वर्कर का जीएसटी नंबर, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, ओरिजिनल चालान प्रिंसिपल का या फिर डेट। उसके बाद आपको यहाँ देना होता है इनवॉइस जो प्रिंसिपल ने इशू किया है, आपने जो इनवॉइस इशू किया है डायरेक्ट सप्लाई के लिए उसका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, नेचर ऑफ जॉब वर्क जो डन हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, यूनिक क्वांटिटी कोड और वहाँ से क्वांटिटी दे देंगे और उसके बाद लॉसेस एंड वेस्टेज की डिटेल देके इस शीट को कर लेंगे वैलिडेट। इसके अंदर फिलहाल बात करूं तो लगभग सब कुछ मैंने कर लिया है ओके। अब यहाँ से जाना होता है होम पे और यहाँ से मैं जनरेट कर लूँगा जेसन फाइल को। थोड़ा सा टाइम लेता है, तो जेसन फाइल को जनरेट कर देगा, देन आपको सेव करना होता है, फिर उसके बाद पोर्टल पे अपलोड करना होता है। तो दोस्तों पोर्टल पे आ जाते हैं, मैंने ऑलरेडी कर रखा है सेव। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से अपलोड करना है जेसन फाइल को और रिटर्न को कैसे फाइल करना है। तो यहाँ पे आ गए, आपको जाना होता है सबसे पहले सर्विस में जाएंगे, फिर यहाँ से जाना होता है रिटर्न में, ITC फॉर्म पे जाएंगे और ITC फॉर्म पे जाने के बाद आपको यहाँ से चुनना होता है ITC 04। प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाएंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं टैक्स पीरियड, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है 19-20 और यहाँ से ले लेता हूँ मैं अप्रैल टू जून। सर्च पे क्लिक किया, मैं अपलोड कर लेता हूँ जेसन फाइल को। सो दोस्तों ये हो गया प्रोसीड जेसन फाइल। बैक टू रिटर्न फाइल पे आ जाते हैं और एक बार और बैक आ जाते हैं। अब यहाँ से आ जाते हैं हम प्रिपेयर ऑनलाइन पे। प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाने के बाद सेलेक्ट करना होता है फाइनेंशियल ईयर 19-20 का है और यहाँ से ले लिया अप्रैल टू जून। सर्च पे आएंगे, देख सकते हैं जितना मैंने माल भेजा जॉब वर्किंग के लिए उतना ही माल मेरा वापस आ गया। तो सारी डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाती है, ये देख सकते हैं, ये सारी डिटेल आ गई जिस जॉब वर्कर के पास आपने यहाँ पे जॉब वर्किंग के लिए भेजा था। ठीक है, उसके बाद जितना माल मैंने रिसीव किया है वो भी सारी डिटेल आ गई 5A के अंदर जॉब वर्किंग होने के बाद। तो देख सकते हैं ये भी सारी डिटेल आ गई। टेबल 5B और 5C के अंदर मेरा डाटा नहीं है क्योंकि टेबल 5B और 5C वाली ट्रांजेक्शन नहीं है मेरी। अब क्या करना है, सिंपल तरीका है, फाइल रिटर्न पे जाएंगे और फाइल रिटर्न पे जाने के बाद यहाँ से हम ले लेते हैं ऑथराइज सिग्नेचरी और उसके बाद मैं यहाँ पे फाइल करने वाला हूँ रिटर्न को। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रिटर्न हो गई हमारी सक्सेसफुल फाइल। तो इस तरीके से आपको ITC 04 को फाइल करना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं मुझे खुशी मिलती है और मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता हूँ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे GSTR 2B को डाउनलोड कर सकते हो आप GST पोर्टल से। हाँ जी दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको कि कैसे आप इजीली GST पोर्टल से GSTR 2B को डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों ये मैं आ गया GST पोर्टल पे। चलिए आपको बताता हूँ कैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ से आप GSTR 2B को डाउनलोड कर सकते हो GST पोर्टल से। सबसे पहले आपको जाना होगा रिटर्न डैशबोर्ड में। रिटर्न डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको यहाँ से भी दिख जाता है, मेन स्क्रीन से भी दिख जाता है और आपको यहाँ पे मेन्यू जो दिख रहा है देख सकते हैं, ये है सर्विस में से रिटर्न और यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखता है। यहाँ भी जाके आप रिटर्न डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होगा, जिस भी फाइनेंशियल ईयर का डाउनलोड करना है। जैसे मान के चलिए कि आपको 20-21 का करना है या 21-22 का करना है तो वो फाइनेंशियल ईयर लेंगे। जैसे मैंने 21-22 का ले लिया। उसके बाद क्वार्टर सेलेक्ट करना होगा, कौन से क्वार्टर का है। जैसे कि अगर आपको डाउनलोड करना है अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर का तो अक्टूबर से दिसंबर ले सकते हैं। जुलाई से सितंबर का करना है तो जुलाई से सितंबर ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से सेकंड क्वार्टर ले रहा हूँ, जुलाई से सितंबर का महीना ले लिया, सर्च पे क्लिक कर दिया। देखो यहाँ पे
GSTR 2B को डाउनलोड करने के 2 ऑप्शन है। आप क्वार्टरली कर सकते हो डाउनलोड और मंथली कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मंथली करना चाहते हैं, जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर 1 महीने का करना है तो सेकंड क्वार्टर लेके यहाँ से मंथ सेलेक्ट करना होगा। मान के चलिए जुलाई का करना है तो सर्च पे क्लिक कर देंगे तो जुलाई महीने का जो 2B है वो ओपन हो जाएगा। ये देखते हैं, ये है 2B जुलाई महीने का मंथली जो आता है। आपको क्या करना है, व्यू पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, GSTR 2B का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं, ये फॉर्म ओपन हो गया, जहाँ पे आपकी ऑल अदर ITC जो रजिस्टर्ड पर्सन से जो आपने ITC रिसीव किया उसकी डिटेल, ठीक है। ISD से होता तो यहाँ पे दिखता, और रिवर्स चार्ज का होता तो यहाँ दिख जाता। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का इसके नीचे है, और ITC रिवर्सल कुछ होता तो यहाँ दिख जाता आपको, ठीक है। ITC नॉट अवेलेबल में जो ITC अवेलेबल नहीं होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे जो ब्लॉक ITC हो गए या जिसका आपको ITC नहीं मिलेगा वो नॉट अवेलेबल में होगा, ठीक है। ITC अवेलेबल में आ गए। अब यहाँ से आप डाउनलोड करने के 2 ऑप्शन है। PDF में करना चाहो तो PDF पे क्लिक करके यहाँ से PDF में GSTR 2B की समरी आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं, ये है PDF GSTR 2B का, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको करना है एक्सेल में डाउनलोड तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका जो GSTR 2B है वो एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगा। हालांकि आपको B2B इनवॉइस के अंदर जाके इस पर क्लिक करेंगे, B2B इनवॉइस पे जाके आपको पार्टी की डिटेल दिख जाती है। वहाँ भी एक्सेल शीट में आपको B2B इनवॉइस में जाना है और वहाँ से आपको पार्टी की डिटेल्स दिख जाएगी। ये तो था तरीका मंथली डाउनलोड करने का। अब बता देता हूँ मैं आपको क्वार्टरली डाउनलोड करना है तो कैसे करना है डाउनलोड। सेकंड क्वार्टर सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको क्वार्टरली डाउनलोड करना है तो सेकंड क्वार्टर सेलेक्ट कर लिया, उस क्वार्टर का जो लास्ट मंथ होगा उसको सेलेक्ट करना होगा। सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको GSTR 2B क्वार्टरली, ये देख सकते हैं, ये है GSTR 2B क्वार्टरली, ये दिख जाएगा। यहाँ पे व्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे, क्वार्टरली व्यू दिखेगा आपको कि टोटल इनवॉइस क्रेडिट आपने कितना कितना लिया है रजिस्टर्ड पर्सन से। ये देखते हैं B2B इनवॉइसेस है, ये आ गए, ठीक है। कोई डेबिट नोट अमेंडमेंट होता तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता, और कोई अदर रिवर्सल होता, जैसे क्रेडिट नोट का कोई रिवर्सल है तो वो दिख जाएगा। जैसे ये देख सकते हैं, ये है क्रेडिट नोट का रिवर्सल 90 रुपीज़, तो ये देख सकते हैं, ये B2B इनवॉइसेस में क्रेडिट नोट्स है, ये देख सकते हैं, तो क्रेडिट नोट का रिवर्सल है ये। सिंपल, इसमें भी वही सेम करना है दोस्तों। अगर क्वार्टरली आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है, तो क्वार्टरली आपको अगर PDF में डाउनलोड करना है तो PDF वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ये PDF जिसका फॉर्म है PDF में फॉर्मेट जो है इसका, ये डाउनलोड हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और अगर आपको इसको एक्सेल में डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, एक्सेल फॉर्मेट में इसका क्वार्टरली जो व्यू है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाके आपको चेक करना है किसी पार्टी का इनवॉइस, तो B2B में जाइए और आपको पार्टी का इनवॉइस दिख जाएगा। अगर आपको इस क्वार्टरली 2B को मंथली व्यू में देखना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिखता है, ये देख सकते हैं। अगर जुलाई में देखना है तो जुलाई का देख सकते हैं केवल, अगर आपको अगस्त का देखना है तो अगस्त का देख सकते हैं, और अगर आपको सितंबर का देखना है तो सितंबर देख सकते हैं। तो मंथली व्यू भी अवेलेबल है क्वार्टरली GSTR 2B के अंदर। ईजिली आप यहाँ पे GSTR 2B को डाउनलोड कर सकते हो GST पोर्टल से। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको GSTR 2B डाउनलोड करना है GST पोर्टल से। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।